Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 1 of exercise 3.3. Question number 1 is find the values of unknown when. इसमें जितने भी हमें पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें जितने भी हमारे पास अननोन टर्म है इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन मीन्स कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स इनमें यूज़ हो रहा है, ए है, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, जो भी अननोन ये जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे पास है a कॉमा माइनस बी इक्वल टू 7 कॉमा 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवा देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगी, मीन्स के a इक्वल टू 7, और सेकंड टर्म जो है सेकंड टर्म के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, माइनस बी इक्वल टू 1। इस तरह से कंपेयर करने के बाद हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा और सेकंड टर्म हमेशा सेकंड टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, a इक्वल टू 7 माइनस बी इक्वल टू 1। तो हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, मीन्स कि जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, एक्स की हो, वाई की हो, जेड की हो, जिसकी भी हो, वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, बाकी वैल्यू जो आती है वो बेशक नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं ना, ये यहाँ पे जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव दूसरी साइड जाके मीन्स कि इसको हम डिवाइड कर देंगे। जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव है ना, इसको यहाँ से -1 और -1 बोथ साइड पे मैं माइनस साइन से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 है तो ये इस ऊपर -1 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि ये जो नेगेटिव है ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये दूसरी तरफ जाके प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ जाके वो ऐसे ही रहेगा। क्यों? ऐसे देखें, ये इस तरह से है, माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो मैंने यहाँ से माइनस साइन खत्म करना है, तो बोथ साइड पे मैं माइनस साइन से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, और ये वाला जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये -1 बन जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 हमारे पास है 2a कॉमा 2b प्लस 3 इक्वल टू -10 कॉमा -b। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट टर्म को हमने कंपेयर करवाना है फर्स्ट टर्म से। ठीक है, 2a इक्वल टू -10, इस तरह से। अगेन सेकंड टर्म को कंपेयर करवाना है सेकंड टर्म से, 2b प्लस 3 इक्वल टू -b। अब आपने क्या करना है, इसमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a के साथ 2b है, तो 2 को हमने खत्म करना है, तो बोथ साइड पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट a रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, -10 डिवाइडेड बाई 2। अब इनकी हम कटिंग करेंगे, 2 1 इज 2 और 2 5 जार 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, -5। अब सेकंड टर्म पे जाते हैं, जो कि थी 2b प्लस 3 इक्वल टू -b। अब इसमें अगर आप देखें तो b वाला एक ये टर्म है और b वाला एक ये टर्म है। यहाँ पे हम मेरे पास एक a वाला टर्म था और एक b वाला था, तो हमने सिंपल इनको डिवाइड करवा दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो एक तो b वाले दो टर्म आ रहे हैं, ठीक है, साथ में कॉन्स्टेंट टर्म भी आ रहा है आपके पास। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन नंबर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स आते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स मीन ABCXYZ, कोई भी अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो वो हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो खाली इस तरह के टर्म्स हो, सिंपल 1 2 3 जो होती है, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, वेरिएबल को हमेशा हम वेरिएबल के साथ सॉल्व करते हैं, और कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के साथ सॉल्व होता है। ठीक है, कभी भी हम इन दोनों को आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में सॉल्व नहीं होते। तो अब ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे। ये -b है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आएगा तो +b बन जाएगा, और ये +3 है, तो इक्वल टू के राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2b प्लस b, यहाँ पे b के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, तो ये 1 है, 2 + 1 ये 3b बन गया, और यहाँ पे -3 है। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है एज इट इज, सेम यही कंसेप्ट है इसका। तो हमने 3 को खत्म करना है, तो 3 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, b की वैल्यू निकालनी है हमने, और साथ में 3 लिखा हुआ है, तो 3 को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे 3 से इस तरह से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया, -3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे भी 3 की कटिंग हो रही है, तो क्या रह गया, माइनस, और साथ में कटिंग 1 से हुई है ना, तो यहाँ पे 1 रह गया, तो b की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, पार्ट 3 हमारे पास है 2a माइनस b कॉमा 6 इक्वल टू 8 कॉमा -b प्लस 1। अगेन फर्स्ट टर्म को कंपेयर करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, 2a माइनस 4 इक्वल टू 8। सेकेंड टर्म को कंपेयर करवाएंगे सेकेंड टर्म से, 6 इक्वल टू -b प्लस 1। तो अब इसमें भी अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास दो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे। ये -4 है ना, तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 बन जाएगा, 8 + 4 12। अब आपके पास है 2a इक्वल टू 12। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये अननोन टर्म है। ठीक है, तो अब आपने a की वैल्यू निकालनी है, और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ में, तो हम क्या करेंगे, 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। 2 से आपने इस तरह से बोथ साइड पे डिवाइड कर देना, 2 से कैंसिल आउट, और यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 2 रह गया, तो इनकी कटिंग 2 6 जार 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 6।
सेकंड टर्म पे जाते हैं जो कि थी 6 इक्वल टू माइनस बी प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये कांस्टेंट टर्म है और एक ये कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस 1 है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 1 5 माइनस बी। अगेन अब ये बी जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बी इक्वल टू -5, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज x प्लस 2y कॉमा वाई माइनस 3 इक्वल टू 2 कॉमा 5। तो फर्स्ट टर्म को हम अगेन कंपेयर करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म को कंपेयर करवाएंगे सेकंड टर्म के साथ। x प्लस 2y इक्वल टू 2, ठीक है, इस तरह से, और y माइनस 3 इक्वल टू 5। अब इसकी तरफ हम आते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक x यूज़ हो रहा है और एक y यूज़ हो रहा है। मीन्स के ना तो हमें x की वैल्यू पता है ना ही हमें y की वैल्यू पता है, और इन दोनों को भी हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट है। यहाँ पे ये x है और ये y है, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी नहीं कर सकते इनको, ये डिफरेंट टर्म्स है। हाँ, यहाँ पे भी अगर y होता तो y प्लस मतलब 2y, तो ये फिर आपस में सॉल्व हो सकते हैं, सेम वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए अब ये डिफरेंट है तो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते फिलहाल, अभी फिलहाल इसको छोड़ दें। नेक्स्ट सेकंड टर्म के पास जाएं तो ये क्या है y माइनस 3 इक्वल टू 5 है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो ये -3 है, दूसरी तरफ राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो 5 + 3 इक्वल टू 8। y की वैल्यू क्या है, ये 8 आई है, तो इसको अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इस y की जगह अगर मैं इस y की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या y खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि y की जगह 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी पूरी टर्म मैंने एज इट इज लिखी हुई है, x भी एज इट इज, 2 भी एज इट इज और ये वाला 2 भी एज इट इज। जस्ट इस y की जगह मैंने इसकी वैल्यू जो आई है 8 ये पुट कर दिया है, ठीक है। तो 2 8 ज़ा 16। अब अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। +16 है तो राइट साइड पे जाके -16 हो जाएगा, 2 - 16 -14, तो x की वैल्यू -14 आ गई है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इज 2x माइनस वाई कॉमा वाई माइनस 3x इक्वल टू 4 कॉमा 2। सेम फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 इस तरह से, और सेकंड टर्म को हम कंपेयर करेंगे सेकंड टर्म के साथ y माइनस 3x इक्वल टू 2 इस तरह से, ठीक है। y माइनस 3x इक्वल टू 2। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये यहाँ पे x यूज हो रहा है, 2x है ये, और ये y है और ये 4 है। तो जिस तरह ये वाला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था सेम यही है। इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो x वाली टर्म आ रही है, एक y वाली टर्म आ रही है और एक कांस्टेंट वाली टर्म आ रही है, तो इनको तो ये आपस में सॉल्व हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो सेकंड टर्म पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे भी 2 है, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये भी देखें यहाँ पे y है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2 है, तीनों डिफरेंट टर्म्स है और यहाँ पे भी तीनों डिफरेंट टर्म्स है, तो तीनों डिफरेंट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमें दो सेम टर्म्स तो चाहिए, या तो 2 x वाली टर्म हो या 2 y वाली टर्म हो या 2 कांस्टेंट वाली टर्म हो, तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को आप अगर देखें, जिस तरह पहले वाली को देखें, पहले इसमें क्या है, x की वैल्यू पहले है, y की वैल्यू बाद में है, फिर 4 है, तो सेम इसी तरह से मैं इसको अरेंज करके लिख दूंगी, ठीक है। मतलब ये जो -3x स्टार्ट में लिख दूंगी, प्लस y जो है इसको बाद में लिख दूंगी इस तरह से, इसके साथ कोई साइन ना हो तो जिसके साथ जिस टर्म के साथ उसके साथ प्लस साइन होता है, ठीक है। और ये 2 एज इट इज, इसको मैंने नाम दे दिया 1 का, इक्वेशन 1 का, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x माइनस वाई 4 इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या थी, -3x प्लस वाई इक्वल टू 2। इस तरह से मैंने इनको एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप देखें तो जब हम ऐड करते हैं, ये है -y और ये है +y, तो सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन हमेशा इनकी कटिंग होती है, ठीक है। ये बात याद रखें कि जो भी सेम टर्म होती है और जिनके ऑपोजिट साइन होती हैं तो उनकी हमेशा आपस में कटिंग होती है। तो ये क्या है, सेम टर्म है ना, और साथ में ऑपोजिट साइन है, एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस साइन है, तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, +y और -y आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों क्या है, +2x है और ये -3x है, तो +2x और -3x इस तरह मैं साइड पे लिखती हूँ, ये क्या है +2x और साथ में -3x है। तो देखिए टर्म जो हमारे पास जो इनमें अननोन जो टर्म है वो सेम है, मीन्स कि ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 - 3 क्या होगा, -1 होगा ना। सबसे पहले तो हम ये देखें कि 2 में से जब 3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1x बन गया और साथ में साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्यों? क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 बड़ी है ना, तो हमेशा साइन हम उनका लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू का होता है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू का ये माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा, और 1x लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सिंपल -x लिखते हैं क्योंकि x का मतलब भी यही होता है कि इसके साथ 1 है, ठीक है।
तो ये आ जाएगा -x इक्वल टू 4 + 2 हमारे पास क्या होता है 6, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब आपने को मैंने बताया था जिस तरह हम जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव में है तो ये साइन दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू -6, एक्स की वैल्यू -6 आई है। अब आप क्या करें कि ये जो x की वैल्यू आई है इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, और वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, सेम यही वाला जो काम हमने किया था। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, लेकिन मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, ठीक है। 1 में मैंने इक्वेशन 1 में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। अब जहाँ पे x आ रहा है मैं ये x की वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। तो x जस्ट यहाँ पे आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू क्या थी -6, यहाँ पे मैंने -6 लिख दिया। 2 6 जार -12 -5 इक्वल टू 4। अब ये एक कांस्टेंट टर्म है और ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। -12 है राइट साइड पे जाके +12 हो जाएगा, 4 + 12 इक्वल टू 16। अब ये फिर से -y इक्वल टू 16 आ गया तो नेगेटिव साइन दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू -16, तो ये x और ये y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है। नेक्स्ट पार्ट इज 4x + 6y, x - 12y इक्वल टू 6, -3। तो अगेन फर्स्ट टर्म इक्वल हो जाएगा फर्स्ट टर्म के 4x + 6y इक्वल टू 6, और सेकंड टर्म इक्वल हो जाएगा सेकंड टर्म के x - 12y इक्वल टू -3। और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो तीनों टर्म्स डिफरेंट है, एक x में है, दूसरी y में है और तीसरी कांस्टेंट है। सेम यहाँ पे एक x में है, एक y में है और तीसरी कांस्टेंट है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे x है ना। इस इक्वेशन का जो x वाली टर्म है और इस इक्वेशन की जो x वाली टर्म है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सेम इसी तरह से y वाली टर्म इस इक्वेशन की इक्वेशन 1 की और y वाली टर्म इक्वेशन 2 की, ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इनमें से किसी एक इनका या x वाली टर्म इक्वल लेकर आएंगे या तो y वाली टर्म इक्वल लेकर आएंगे, ताकि हमें कटिंग में आसानी हो, जिस तरह पिछले पार्ट में हमने किया है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी टर्म को, पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। मीन्स के x को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12y को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4x, और फिर 4 को मैंने 12y से मल्टीप्लाई किया तो -48y, और 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12, ठीक है। अब ये एक न्यू इक्वेशन बनी है ना, तो इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो 4x और 4x सेम आ गया, एक टर्म मतलब इनकी सेम आ गई है, बाकी बेशक सेम ना है। मैंने आप लोगों को ये बताया कि कोई एक टर्म जो है वो सेम आनी चाहिए। तो अब मैंने क्या लिखा है कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉरी 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 4x + 6y इक्वल टू 6। इक्वेशन 3 है 4x - 48 इक्वल टू -12। ये मैंने लिख दिया। और सब्ट्रैक्शन के केस में आप लोगों को पता है कि जो नीचे वाली टर्म होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एडिशन में चेंज नहीं होते, जस्ट माइनस के केस में हमारे पास क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन के केस में कि हम जो सेकंड वाली टर्म जो होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है प्लस, और यहाँ पे जिसके साथ कोई साइन ना हो तो वो प्लस का साइन होता है ना, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये +4x है और ये -4x है, इनकी कटिंग होगी। सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन हमेशा कटिंग होती है। सेम टर्म है ना, ये देखें 4x है और ये 4x है, सेम टर्म है और साथ में ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन कैसे, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है, और इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो +4x -4x आपस में कट गए और यहाँ पे प्लस प्लस ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 48 + 6y इक्वल टू ये 54y बन गया, ठीक है। और ये +6 + 12 इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 54 साथ में लिखा हुआ 54 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से 54 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 54। इनकी आपने फर्दर कटिंग करनी है तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। अब ये तो हमारे पास y की वैल्यू आई है। तो अब y की ये जो वैल्यू आई है, सेम पार्ट जो पिछले दो पार्ट में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया कि अगर किसी एक टर्म की वैल्यू आ जाती है तो उसको हम जो ऊपर हमारे पास जो इक्वेशंस बनी होती है उनमें किसी एक में पुट करके नेक्स्ट टर्म की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई है। अब मैं इक्वेशन 1 भी है मेरे पास, इक्वेशन 2 भी और इक्वेशन 3 भी है। इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने जो है ना इक्वेशन 2 में पुट किया, क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो इक्वेशन सबसे छोटी होती है ना उसमें आप पुटिंग किया करें, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी रहती है फिर। तो मैंने लिखा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अगर आप बनिस्बत दूसरी दो इक्वेशन के देखें तो वो थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पे y जहाँ आ रहा है वहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1/3।
y जस्ट 12 के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 12 की y की जगह लिख दिया 1/3 और साथ में x माइनस 12 और -3 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की कटिंग हो रही है, 3 1 is 3, 3 4 are 12, तो ये -4 आ गया। अब अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। -4 है तो राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा, -3 + 1 क्या हो जाएगा 1। कैसे, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, हमारे पास ये x की वैल्यू 1 आ गई है। लास्ट पार्ट हमारे पास है 5x + y, -x + y = 6, 1। सेम फर्स्ट टर्म को हम कंपेयर करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, 5x + y = 6। सेकेंड टर्म को कंपेयर करवाएंगे सेकेंड टर्म के साथ, -x + y = 1, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसमें अगर आप देखें तो ये जो y और ये जो y है ये सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म एक टर्म जो है वो हमारे पास सेम आ गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें तो इनके साइन भी चेंज सेम आ गए हैं। ठीक है, ये भी +y में है और ये भी +y में है, लेकिन कैंसिलेशन के लिए तो आपको पता है ना कि हमारे पास क्या सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन, हमें ऑपोजिट साइन चाहिए होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब कि मुझे इन दोनों में से इन दोनों y में से किसी एक के साथ माइनस साइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन होता, मीन्स कि ये +y है और यहाँ पे -y ऑलरेडी होता है इस तरह से, तो फिर हम इस केस में क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से इनकी कटिंग अभी नहीं हो रही ना, क्योंकि ये सेम साइन है और साथ में टर्म भी सेम है, तो फिर इनके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 5x + y = 6, इक्वेशन 2 -x + y = 1। अब सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने आप लोगों को बताया जो सेकंड टर्म होती है उसके साइन हम चेंज कर देते हैं, +1 है तो -1, +y है तो -y, और ये -x है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो ये +y है और ये -y है, तो सेम टर्म ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों, और ये क्या है 5x + x है तो 6x बन जाएगा। ठीक है, 5 + 1 6, और ये है 6 - 1, 6 - 1 5 होता है। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो 6 को खत्म करना है, तो आपने 6 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x = 5 / 6। अब आपकी जो x की वैल्यू आई है इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करते हैं, तो अगेन जो ये वाली छोटी इक्वेशन है तो मैंने इसमें पुट कर दी, x की ये जो वैल्यू 5/6 है यहाँ पे मैंने पुट कर दी -5/6 + y = 1। अब एक कांस्टेंट टर्म ये है और एक कांस्टेंट टर्म ये है, तो हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये -5/6 है तो राइट साइड पे जाएगा तो +5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे, जिनके जिस अब ये 1 है ना, इसके नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो वो डिवाइड बाय 1 होता है। ठीक है, तो 6 1 is 6, और जब ऑपोजिट हमारे पास टर्म हो ये 1 है और 6 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 जार 6 + 5 1 is 5, 6 + 1 11, 11 डिवाइडेड बाई 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 11 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, आप ये जो इस तरह के एलसीएम जो होते हैं वो आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।